अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। एक तरफ हम देख रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब को बड़े ही प्रोटोकॉल में दर ज़मानतें जो हैं वो मिलनी शुरू हो गई हैं और वो इस वक़्त मरी में तशरीफ़ फ़रमा हैं, इसलिए वो बड़े आराम से आते हैं और उनको बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से जैसे उनके बायोमेट्रिक्स हुए थे, उसी तरह ज़मानतें भी मिल रही हैं। दूसरी तरफ हम साइफ़र केस का मामला भी देख रहे हैं जिसमें इमरान खान साहब जो हैं वो जिस तरीके से उनको इंसाफ़ मिल रहा है, वो भी आप देख रहे हैं। ये जो एक सिलेक्टिव जस्टिस है और सिलेक्टिव मोरालिटी है, इसका ज़रा तज़किया करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, आपने देखा कि अभी रिसेंटली हमने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से डिसीजन देखा है। अभी वहाँ पे इंतखाबात की भी बातचीत चल रही है और निगरान हुकूमत के हवाले से भी उन्होंने कुछ सवाल चीफ जस्टिस साहब ने उठाए हैं। और देखना ये है कि अब ये मामला किस तरफ जा रहे हैं, क्या इलेक्शंस की तरफ हम जा रहे हैं या अभी भी हम इलेक्शन के बारे में मशकूक जिस तरह का एक ओपिनियन है लोगों की, उसका शिकार हैं। तो इन तमाम उम्र का जायज़ा लेंगे और हमें जॉइन कर रहे हैं लाहौर से सीनियर सहाफ़ी जनाब सलमान आबिद साहब। सलमान भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। सलमान भाई ये सबसे पहले तो ज़रा मुझे ये बताएँ कि ये जो मामला चल रहे हैं नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से इसमें क्या डेवलपमेंट्स हैं? क्या खबरें आपको मिल रही हैं? एक तरफ हम देख रहे हैं कि उनको प्रोटोकॉल इस तरह का दिया जा रहा है जैसे कि वो अभी फ़िलहाल प्राइम मिनिस्टर बन चुके हुए हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि प्रेशर कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, प्रेशर इंटरव्यूज़ भी हो रहे हैं। उसमें भी हम देख रहे हैं कि मामला जो है वो चल रहे हैं और इमरान खान साहब का तो आपके सामने ही है सिलसिला। व्हाट्स योर टेक ऑन इट जी? देखिए इसरार साहब, अगर आप पाकिस्तानी सियासत का एक मजमूई जायजा लें तो जो लोग इमरान खान को लाडला कहते थे हाँ, हमारी सियासत में शरीफ खानदान और नवाज शरीफ हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट के लाडले रहे हैं। उनको एक जमाने में पीपल्स पार्टी के खिलाफ वॉकओवर था और बेनजीर भट्टो के खिलाफ और खास तौर पे उनको प्रो इस्टेब्लिशमेंट समझा जाता था और इस्टेब्लिशमेंट उनको हर तरह से फैसिलिटेट करती थी। फिर उसके जी, बाद जिस तरह से वो बाहर गए, जनरल मुशर्रफ के दौर में वापस आए, फिर इक्तदार मिला, फिर उसके बाद उन पे अताब आया और उसके बाद फिर वो इलाज के लिए बाहर चले गए और फिर आज वो बड़ी शान शौकत के साथ रियासती और निगरानों की सरपरस्ती में पाकिस्तान दोबारा आए हैं और एक उनका नया सियासी ज़हूर पेश दिखाया जा रहा है हमें। तो ये जो पाकिस्तान की मजमूई सियासत का अगर आप 70 साल की तारीख उठा के देखें, 75 साल की, तो उसमें इस्टेब्लिशमेंट और जो सिविल क़यादत है उनका सबसे बड़ा लाडलापन जो है वो नवाज शरीफ साहब के साथ हमेशा से रहा है। एक बात, अगरचे उन पे अताब भी आया लेकिन अताब के हाँ, साथ साथ उनको रिलीफ भी फिर उसी इस्टेब्लिशमेंट से मिलता रहा है। दूसरी बात यह है कि देखिए, पूरी अगर आप इस तारीख को देखें तो नवाज शरीफ साहब का मामला हो, बेनजीर भट्टो का मामला हो, इमरान खान का मामला हो, मोहम्मद खान जुनीजो का मामला हो, जफरुल्लाह जमाली का मामला हो, किसी भी प्राइम मिनिस्टर को आप उठा के देख लें, मसला ये है कि हमारे सारे ताने बाने जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जाके जुड़ते हैं और एस्टेब्लिशमेंट की नजर में एक फर्द जो है वो हीरो होता है और दूसरा हुँ, फर्द जीरो होता है, या जालिम या मजलूम बन जाते हैं। यानी हम एक ही वक्त के अंदर एक शख्स को करप्ट और बदउनवान साबित करते हैं और दूसरे वक्त में उसको क्लीन चिट देते हैं और ड्राई क्लीन से उसको साफ करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ना, ये जो कुछ नवाज शरीफ साहब के साथ हो रहा है, यही अदालतें थी, यही जज थे, हाँ, यही प्रोसिक्यूटर थे, यही नैब थी, यही एफआईए थी। ये वहां पर नवाज शरीफ साहब को करप्ट साबित करने के लिए सर जोड़ लगा तोड़ लगाते थे और ये हाँ, जज बशीर साहब भी जो है उनमें से सरे फहरिस्त थे। अब यही जज, यही प्रोसिक्यूटर, यही नैब, यही सब लोग आके नवाज शरीफ साहब के हक में गवाही देते हैं कि जी हमें कोई मुकदमा नहीं चलाना और उनको क्लीन चिट दे दी जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम बकायदा एक पॉलिटिकल टारगेटिंग की बेसिस पे, या जो आपने कहा ना एक सिलेक्टिव हाँ, सिस्टम के तहत किसी के हाँ, साथ जो है जस्टिस करते हैं और किसी के साथ नाइंसाफी करते हैं, या किसी को हीरो बनाते हैं या किसी को जीरो बनाते हैं। अब इमरान खान के बारे में भी मैं आपके प्रोग्रामों में कहता रहा हूं कि उनके मुकदमात कानून से ज्यादा सियासी नोयत के हैं। अब वो हाँ, सियासी नोयत की सजा भुगत रहे हैं। यही सजा नवाज शरीफ साहब ने भी भुगती है, यही सजा बेनजीर भट्टो ने भी भुगती है। ये नहीं कि इन लोगों ने क्राइम नहीं किए होंगे, क्राइम भी किए होंगे, लेकिन उस क्राइम को प्रोटेक्शन दे दी जाती है पॉलिटिक्स के अम्ब्रेला के अंदर, और हाँ, यही कुछ आज हो रहा है। तो नवाज शरीफ साहब जो है अभी कल तक वोट को इज्जत दो की बात कर रहे थे और इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर लेने की बात कर रहे थे और जजों की और जर्नैलों के एहतसाब की बात कर रहे थे, लेकिन उनको समझा दिया गया कि भाई इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। आप जो है हाँ, बस एक मफामती पॉलिटिक्स लेके आए और अपनी मईशत का जादू चलाने की कोशिश करें, अगर आप चला सकते हैं। अच्छा, नवाज शरीफ साहब आ गए उसी ताबेदारी के कॉन्टेक्स्ट में। कल हमारे दोस्त सोहेब राय साहब ने एक कॉलम लिखा है
कि भी एस्टैब्लिशमेंट को तो एक अनवार काकड़ पार्ट 2 चाहिए, एक कमजोर सा वजीर आजम। तो कमजोर सा वजीर आजम फिर नवाज शरीफ कैसे रहेगा? अच्छा, उन्होंने एक बड़ी अजीबोगरीब थ्योरी दी कि जी नवाज शरीफ साहब आएंगे, इक्तदार में आएंगे, 2 साल रहेंगे, फिर अपने भाई को पे शफकत का हाथ रखेंगे, फिर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। यानी कोई एक आग मचोली का खेल है और सर्कस का खेल है जिसके अंदर ये ऐसा होगा। या ये कि अंसार अब्बासी ये कहें कि जनाब शहबाज शरीफ साहब के ऊपर लॉटरी निकल आई है, वो वजीर आजम होंगे, नवाज शरीफ साहब उनके ऊपर थपकी रखेंगे। तो ये सारा खेल क्या है? ये सारा खेल ये है कि एक दफा फिर नवाज शरीफ साहब जो है इस्टेब्लिशमेंट के सहारे की बुनियाद के ऊपर जो है वो हुकूमत के अंदर आ रहे हैं, या उनकी पार्टी हुकूमत के अंदर आ रही है। तो फिर वो जो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई थी, हमारे पॉलिटिकल फोर्सेस के लोग जब अपोजिशन में होते हैं तो एक बड़ा डेमोक्रेटिक किस्म का नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। वो तो सारा फिर इसका मतलब एक टूल है, एक हथियार है इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ मामला तय करने के लिए। और जैसे ही मामला तय हो जाते हैं तो फिर हम वो जमहूरियत की बालादस्ती का जो बोरिया बिस्तर है उसको लपेट देते हैं और प्रो एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स करते हैं। यही इस वक्त हमें अलमिया नवाज शरीफ साहब की सियासत हो या इमरान खान की सियासत हो या बाकी सियासी जमातों की सियासत हो, उसमें एक ये कॉन्ट्रडिक्शन नजर आता है कि लोग जो है इस जमहूरियत से ज्यादा या आइन और कानून की बालादस्ती से ज्यादा अपने पर्सनल इंटरेस्ट की बेसिस के ऊपर पॉलिटिक्स करते हैं। तो फिर सलमान भाई, इसमें तो जो आप बता रहे हैं ये तो फिर एक किस्म का पुतली तमाशा है ना, कि जो आप पीछे से कोई हिला रहा है और आप हिलना शुरू कर देते हैं और आपको कोई उसमें कोई मज़ाइका भी नहीं फील होता कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ। और जिसको सिलेक्ट कर लिया जाता है वो खुश हो जाता है, जो नहीं सिलेक्ट हो पाता वो रोता रहता है। तो ये तो पिछले भी हम कई सालों से ये देख रहे हैं और आइंदा से भी आप समझते हैं यही ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए ना, ये पाकिस्तान की सियासत, जमहूरियत, अवाम, वोट और अवामी मैंडेट की तौहीन है कि जब इलेक्शन से पहले हमारे सिक्का बंद दानिश्वर हजरात जो है वो अगले इंतखाबात के नताइज भी जाहिर करना शुरू कर दें, अगली हुकूमत के नाम भी बताना शुरू कर दें, अगले सेटअप के बारे में भी बताना शुरू कर दें, और ये भी बता दें कौन कितना ताकतवर रहेगा और कौन कितना कमजोर रहेगा, और ये भी बता दें कि किसको इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत होगी और किसको इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होगी, और किसके हाथ पैर बांध दिए जाएंगे, कौन नाहिल होगा। तो फिर ये सियासत और जमहूरियत का तमाशा क्यों है कसाना साहब? फिर इसकी जरूरत क्या है? अगर आप ये तय कर चुके हैं कि अगला वजीर आजम नवाज शरीफ होगा और शहबाज शरीफ होगा या कोई और होगा, तो आप फिर ये इंतखाबात का ड्रामा छोड़ें, फिर बाकी वक्ती तौर पर बादशाहत का ऐलान करके उनको अपना इक़्तिदार दे दें। कि फिर एक ये पूरा जमहूरी जो एक हम उसके ऊपर लगाने की कोशिश करते हैं जी, कैप के जी वो जमहूरी कैप है, वो कहां से आ गई जमहूरी कैप? क्योंकि अब ये जो तजिए आ रहे हैं और बड़े बड़े सिक्काबंद जर्नलिस्टों के आ रहे हैं, वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वोटों के जरिए मुंतखब होके आएंगे। वो तो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट तय हुआ है। अब ये इलेक्शन से पहले अरेंजमेंट का तय होना, जो मैं बार बार आपके प्रोग्रामों में कहता हूं कि हमारे यहाँ इंतखाबात उस वक्त होते हैं जब पॉलिटिकल अरेंजमेंट तय हो जाते हैं। तो जब आप ये अरेंजमेंट तय कर चुके हैं तो फिर ये इंतखाबात का खेल महज एक तमाशा बन के रह जाता है। और वो जो पुतली तमाशा है या सर्कस है, जिसको जो भी नाम देना चाहे, इससे फिर पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत का तो कोई मुस्तकबिल नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम एस्टैब्लिशमेंट को ब्लेम देते हैं तो वही सियासतदानों पे भी ब्लेम आता है जो इस तरह की डील्स करके अब अवामी मैंडेट की तौहीन करते हैं और अपने लिए इक्तदार का रास्ता निकालते हैं। तो इसमें सब लोग शामिल हो जाते हैं, इसमें जुडिशरी भी शामिल हो जाती है जो एक सतह पे इस तरह के इकदाम को जो गैर आईनी होते हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। और उसी तरीके से फिर हमारी पॉलिटिकल क्लास है। और फिर अब तो मैं बाकायदा मीडिया के लोगों को भी बाकायदा एक जिसे कहते हैं मुजरिम समझता हूं, जो इस तरह के, जो उनको पता होता है कि ये सारा का सारा एक मसनूई किस्म का निजाम आ रहा है और एक आर्टिफिशियल निजाम है और बाकायदा ये इलेक्शन के जरिए नहीं आ रहा, और वो अपनी पसंद नापसंद की बुनियाद के अंदर उसके अंदर रंग भरने की कोशिश करते हैं और उसको जस्टिफाई करते हैं। तो हम सब कौमी मुजरिम है सर, हम सब इस जुर्म के अंदर शरीक हैं किसी ना किसी शक्ल में, ताकि जमहूरियत के मुकाबले में, आइन के मुकाबले में, कानून के मुकाबले में शख्सियत परस्ती जो है या बादशाहत जो है वो कायम रहे और ताकतवर लोगों के मफादात के सामने हम अपने आप को सरेंडर कर। ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो चेयरमैन पीटीआई का जो एक सिलसिला चल रहा है केसेस का, उसमें भी कोई लेटअप नहीं आ रहा है। जो साइफर केस है उसके हवाले से जो एक ट्रायल को रोकने की इस्तदा की गई थी वो मुस्तरद कर दी गई है। और साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि मुफाहिमत की, जो आप भी अक्सर कहते रहते हैं कि मुफाहिमत होनी चाहिए, उसकी कोशिशें फिर थोड़ी सी नजर आनी शुरू हुई हैं। मोहम्मद अली दुरानी साहब फिर एक्टिव हुए हैं, उन्होंने मुलाकात की है फजल रहमान साहब से
और कहा है जी कि हम इनके ऊपर जो ये कोशिशें हैं इसके ऊपर उन्होंने अपनी रजामंदी का भी इजहार किया है। शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि अगर अगर नवाज शरीफ ने हाथ रख दिया तो फिर हम सोच सकते हैं पीटीआई के साथ मुफाहमत के हवाले से। तो क्या इस तरह की कुछ खबरें आपको भी मिल रही हैं जी? देखिए बात क्या है, ये मुफाहमत की बात क्यों हो रही है, इसके पीछे 3 रीजंस हैं। पहली रीजन ये है कि इन एस्टैब्लिशमेंट को भी अंदाजा है कि अगर हमने माइनस इमरान खान इलेक्शन करवाया और पीटीआई के हाथ पैर बांध के इलेक्शन करवाया तो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी और इलेक्शन की लेजिटिमेसी को कोई ओन नहीं करेगा और मौजूदा पॉलिटिकल पोलराइजेशन में और ज्यादा मसाइल बढ़ जाएंगे, एक बात, और उसकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस भी उस तरह से नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि जनाब ये जो हमारा पॉलिटिकल अरेंजमेंट है, अगर ये हो जाए इलेक्शन से पहले और कुछ मामला गिव एंड टेक, कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर इमरान खान की जमात के साथ भी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो ये जो खतरा है लड़ाई का, टकराव का, महाजराई का, कशीदगी का, दुश्मनी का, इसको जरा लो डाउन करना पड़ जाएगा, इससे फर्क पड़ जाएगा। दूसरा मसला ये है। और तीसरा मसला ये भी है कि जनाब हमने किसी एक बंदे को तो कुछ सिंगल तरीके से तो वॉक ओवर नहीं देना। यानी आपने नवाज शरीफ साहब के हाथ में पंजाब का इक्तदार भी देना है, आपने उनको मरकज का इक्तदार भी देना है, उनको सदर पाकिस्तान का ओहदा भी देना है, यानी उनकी पार्टी को, और सारी ताकत का मुंबा दोबारा नवाज शरीफ साहब को बना दें। तो नवाज शरीफ साहब का तो एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, जब वो ताकत में आते हैं तो उनका एक अंदाज होता है, जब वो ताकत में नहीं होते तो फिर वो मफाहमत की, रिकंसिलेशन की और जमहूरियत की और आइन की बालादस्ती की और एहतसाब की बातें करते हैं। अच्छा, अब इसलिए कोई बैलेंसिंग क्रिएट करनी पड़ेगी ना। अच्छा, यही बैलेंसिंग जो है फजलुर रहमान को भी सूट करती है कि जी अगर कुछ गिव एंड टेक के साथ उनका भी कोई रास्ता निकल आए, क्योंकि केपीके में उनको मुश्किल पेश आ रही है, पीपल्स पार्टी भी थोड़ा सा रास्ता मांगने की कोशिश कर रही है, ये जो बाकी जमातें हैं वो भी अपने अपने तरीके से। तो एक कोशिश तो होगी कि इलेक्शन से पहले एक छोटा सा अरेंजमेंट ऐसा हो जाए जिसमें इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश के मुताबिक ज्यादा लचक का मुजाहरा करें और उनके एजेंडे के साथ अपने आप को जोड़े, तो बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन अभी तक की जो खबरें हैं ना, उसमें इमरान खान की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो हमें उस तरह से नजर नहीं आ रही कि वो मफाहमत जरूर चाहते होंगे, लेकिन वो ये मफाहमत नहीं चाहते कि उनको बाहर निकाल कर आप कोई मफाहमत की बात करें। एक बात तो ये है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो बातचीत चल भी रही है, और ये जो मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा था कि जनाब हमारे मुखालिफ को बाहर बिठा के इलेक्शन होगा तो मजा नहीं आएगा, या पीपल्स पार्टी के लोग भी कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कोई एक कोशिश जरूर हो रही है कि किसी तरीके से पीटीआई के साथ भी कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। क्योंकि देखिए ना, आज भी ये कोशिशें हो रही हैं, कल अंदलीप अब्बास, वो सारा बुखारी और वो साथिया सुहेल राणा जो है उनको पार्टी छुड़वाई गई है, और भी बहुत से लोगों के नाम आ रहे हैं। अली अमीन गंडापुर के बारे में कहा जा रहा है कि जी वो भी इस वक्त हिरासत के अंदर हैं, और बहुत से लोग हैं। तो एक तरफ अगर आप मफाहमत की बात करेंगे, दूसरी तरफ अगर आप ये कार्रवाइयां करेंगे, तो फिर वो मफाहमत कैसे होगी सर? देखिए, मफाहमत का जो अमल है उसमें आपको जरा पहले एक इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है गैर मशरूत तरीके से। अगर आप एनवायरनमेंट को बनाए बगैर एक तरफ से किसी की गिच्ची मोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ से कह रहे हैं आओ जी टेबल टॉक करो, ये चीजें चलती नहीं है। और इमरान खान ने भी ये पैगाम दिया था जब मोहम्मद अली दुरानी साहब के साथ पहला राउंड चला था, उसमें ये पैगाम दिया था कि अगर एस्टैब्लिशमेंट वाकई मुखलिस है और चाहती है कि मुज़ाकरात का रास्ता निकाला जाए, तो पहले ये जो इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं सारी की सारी, ये तो बंद की जाए ना, फिर कोई चीज आगे चलेगी ना। यानी एक अभी मैं आप मुसलसल देखिए कि लोगों को कहा जा रहा है कि आप पीटीआई को छोड़ दें, दूसरी तरफ आप कहते हैं जी हम उनके साथ एक अरेंजमेंट तय करना चाहते हैं, एक सेटलमेंट करना चाहते हैं, रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो रिकंसिलेशन और ये जो लड़ाई है, ये दोनों अगर इकट्ठे चलेंगे ना तो ये चल नहीं सकेगा। देखिए, एक स्टेज होती है आप किसी पे दबाव डालते हैं और दबाव डाल के फिर अपनी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस स्टेज पे आप ये बात तय कर लेते हैं कि हमने मुज़ाकरात करने हैं, तो फिर आपको मुज़ाकरात का माहौल बनाना पड़ता है। अच्छा, इनका ख्याल ये है कि जितना प्रेशर इमरान खान के ऊपर आ गया है और नवाज शरीफ साहब की एक एंट्री हुई है और नवाज शरीफ साहब को भेजा गया है, उसके बाद जो है उनको लगता यह है कि ये सारे मामलात के अंदर जो है इमरान खान ज्यादा दबाव में आ जाएंगे, हम उनके साथ ज्यादा बेहतर बार्गेन करने की कोशिश में कामयाब हो सकेंगे, वो देखना होगा। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो पीएमएलएन के जलसे के बारे में सामने आई है, वो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, और उसके ऊपर डॉन की एक रिपोर्ट भी शाया हुई है, आपकी नजर से भी गुजरी होगी। ये जो अर्बन फिनोमेना था ना नवाज शरीफ साहब का, ये उस दिन जलसे में कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। और लाहौर जो है, वो लाहौर में कोई गर्मजोशी हमने नहीं देखी,
कोई पुरजोशियत नहीं देखी, कोई रैलियां नहीं देखी उनके हक में। और मैं खुद लाहौर शहर को चक्कर लगाता रहा हूं, तो इसका मतलब है कि ये जो अर्बन कॉन्टेक्स्ट है उसमें नवाज शरीफ साहब का फिनोमेना उस तरह से ट्रांसलेट नहीं हुआ अभी हो सकता है आगे जाके हो जाए, उनको टाइम लगे, लेकिन फौरी तौर पे शहरियों ने लाहौर में खासतौर पे और अर्बन एरिया में उनको रिस्पॉन्स नहीं मिला। ये ज्यादातर लोग जो है छोटे इलाकों से जो कॉन्स्टिट्यूंसी के कैंडिडेट होते हैं ना, वो बसें भर के या वैगने भर के ज्यादातर लाए हैं। और मैं खुद जलसे गांव में रहा था और मैंने देखा कि जो लोग वहां पे चेहरे नजर आ रहे थे, ये शहरों के लोग नहीं है, ज्यादातर देहातों के लोग हैं। तो इस वजह से ये भी नवाज शरीफ साहब का ये जो एक रोमांस है ना कि जी बहुत आगे तक जाएंगे। मुझे बहुत से पीएमएलएन के लोगों ने कहा है कि ये जो लाहौर का जलसा था, इसमें शहरियों का शहरी हलकों का रिस्पॉन्स बहुत पुअर था कंपेयर टू द छोटे इलाकों का। हालांकि नवाज शरीफ साहब की बड़ी ताकत जो है वो शहरी हलके हैं और सेंट्रल पंजाब है। तो ये भी आप देखिएगा कि ये जो नवाज शरीफ का भूत है या उनको हम नेल्सन मंडेला बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो भी उसमें भी कोई इतना दमखम नहीं है, मैं आपको बताऊं। और नवाज शरीफ साहब का या शहबाज शरीफ साहब का भी ज्यादा इन्हिसार जो है वो अवाम के वोटों की ताकत के मुकाबले में इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है कि इस्टेब्लिशमेंट उनके लिए रास्ता निकालेगी और फिर उनके लिए इक्तदार की राह हमवार की जाएगी, इमरान खान को बाहर निकाला जाएगा। तो ये खेल हमें नजर आ रहा है। अब इमरान खान का जो मामला है, साइफर वाला जो मामला है, वो उन पे दबाव डालने की पूरी कोशिश है कि उन पे जितना ज्यादा दबाव डाला जा सकता है दायरा डाला जाए ताकि उसके नतीजे में कुछ बातें हम मनवा सकें। अब ये इमरान खान का भी इम्तिहान है, एस्टैब्लिशमेंट का भी इम्तिहान है, जुडिशरी का भी इम्तिहान है कि किस तरीके से आगे लेके चलते हैं। अब इलेक्शन के हवाले से ये जो आपने प्रोसीडिंग की बात की है, अब देखना है कि ये जो मेरे पास इतलात है उसमें जनवरी के लास्ट वीक में तो इलेक्शन नहीं हो रहा। अब ये इलेक्शन जो है फरवरी में जा रहा है। पहली बात तो ये है। अब ये जनवरी से अगर फरवरी की तरफ गया तो इसका मतलब है फिर ये आगे फिर जा सकता है ना, क्योंकि इसका मतलब क्लैरिटी आपके पास नहीं है। और मैं बार बार कह रहा हूं इलेक्शन उसी सूरत में होंगे जब एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट तय होगा, क्योंकि ये एडवेंचर जो है ना अभी इस्टेब्लिशमेंट नहीं करेगी कि कोई चीज तय किए बगैर ही इलेक्शन की तरफ चले जाएं। और जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो पीएमएलएन की तरफ से आ रहा है, वो मरकज और पंजाब दोनों का इक्तदार चाहते हैं। यानी वो चाहते हैं कि पंजाब में भी उनकी हुकूमत हो और मरकज में भी उनकी हुकूमत हो। और नवाज शरीफ साहब की तो ख्वाहिश है कि पंजाब में मरियम नवाज कम से कम चीफ मिनिस्टर पंजाब हो। तो ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो फार्मूला नवाज शरीफ के जहन में है कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते तो उनकी बेटी चीफ मिनिस्टर हो और भाई प्राइम मिनिस्टर हो या वो खुद प्राइम मिनिस्टर हो। लेकिन लगता यह है कि जिसने ये खेल सजाया है वो एक ताकतवर हुकूमत नहीं बनाएगा, वो एक कमजोर हुकूमत बनाएगा और मरकज और पंजाब किसी एक के पास नहीं होगा, जो खेल मुझे समझ आ रहा है। तो ये इस वजह से भी नवाज शरीफ साहब के भी मामला आगे जाकर उनको भी लगेगा कि शायद उनको भी बाईपास किया जा रहा है या उनकी बेटी के साथ भी वो सलूक नहीं हो रहा जो उनके साथ होना चाहिए था। और अगर आप नवाज शरीफ साहब के साथ जितना आगे जाएंगे तो ये जो डील की परसेप्शन है ना कि नवाज शरीफ साहब के साथ डील हुई है और नवाज शरीफ साहब डील के तहत आए हैं, ये बहुत ज्यादा ताकत पकड़ रही है। और सबको पता है कि नवाज शरीफ साहब कैसे आए हैं और कैसे लाए गए हैं। तो ये सारा खेल देखना पड़ेगा कि इस वक्त बुनियादी तौर पर एस्टैब्लिशमेंट के जहन में क्या खाका है और वो किस स्क्रिप्ट के तहत आगे बढ़ना चाहती है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। और थोड़ी देर पहले जो आपने लफ्ज यूज किया मुफाहिमत का, ये जो मुफाहिमत है, मुझे सलमान भाई जरा थोड़ा सा समझाएं कि ये एस्टेब्लिशमेंट क्यों मुफाहिमत करेगी। देखें ना, यानी इंटरनली अगर आप देखें डोमेस्टिक लेवल पे तो पाकिस्तान में हालात जो हैं वो कंट्रोल में हैं उनके। लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, लोग बाहर आके एहतजाज नहीं कर रहे हैं, सब कुछ लोग जो हैं वो भाग चुके हुए हैं, जो ज़ेर ज़मीन है उनका पता कुछ नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे, ह्यूमन राइट्स लेवल पे कोई शोर होगा नहीं है। अमेरिका की तरफ से, दूसरे ममालिक की तरफ से बिल्कुल गो हेड है उनको कि जो आप चाहते हैं वो करें। तो वो क्यों मुफाहिमत करेंगे इमरान खान के साथ? एक उनके लिए थ्रेट था, उन्होंने खत्म कर दिया, कोई वावेला नहीं मचा, सब कुछ ठीक ठाक है, लेट्स गो फॉर इट, हैप्पी एंडिंग। देखिए ये जो खामोशी है ना, ये जो खामोशी है इसके पीछे एक तूफान है, इसके पीछे एक काफी मसाइल है। ये जो बजाहिर आपने एक रिमोट कंट्रोल के जरिए सारे मामला को कंट्रोल किया हुआ है ना, अगर आप उस रिमोट कंट्रोल को छोड़ेंगे तो उसका बबल जो है वो फटेगा। देखिए ना, बात ये है, आप इमरान खान की पॉलिसियों से लाख इख्तलाफ करें, मेरा भी उनकी बहुत सी पॉलिसियों से इख्तलाफ रहा, उनके तर्ज हुक्मरानी से इख्तलाफ रहा, जो पंजाब में उन्होंने फैसले किए
जो केपीके में फैसले किए, उनकी भी एक किचन कैबिनेट थी, उनका भी बुशरा बीबी के बहुत से मुदाखलत थी मामलात के अंदर। ये बहुत सी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन सवाल ये है कि अब वो एक हकीकत भी तो है ना, आप उसको कैसे रूल आउट करेंगे सर? उसको रूल आउट करने का तरीका तो पॉलिटिकल प्रोसेस है ना। अगर आप पॉलिटिकल प्रोसेस में नहीं जाएंगे और आप उसको एक और लीगल शेड्स के अंदर जाके उसको आउट करने की कोशिश करेंगे, तो उसका रिएक्शन तो मौजूद है। देखिए ना, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए अगर आगे बढ़ना है। अब ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर माइनस इमरान खान आती है तो बिस्मिल्लाह, इसमें मसला क्या है? आप करके देखें, आप करने की कोशिश तो कर ही रहे इतने अरसे से। और ये जो परसेप्शन था कि हम इमरान खान को दबा देंगे, खत्म कर देंगे, कुचल देंगे और उसकी हैसियत खत्म हो जाएगी, वो पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा, वो डील कर लेगा, आगे अपनी पार्टी से विड्रॉ कर लेगा, वो ये सारी जो कैद और बंद की सोबतें हैं बर्दाश्त नहीं करेगा, ये थीसिस तो फेल हो गया ना सर। जब ये थीसिस फेल हो गया है और वोटर जो है वो अभी भी उसके साथ इंटैक्ट है, जो हमें नजर आ रहा है और जो सर्वे हमें बताते हैं, नताइज आते हैं, और यही वजह है कि आप इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे, तो इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी भी ये है और इस्टेब्लिशमेंट पे भी दबाव है कि भाई अगर आपने आगे बढ़ना है तो कोई वे फॉरवर्ड तो इख्तियार करे ना। ये कुचलने का रास्ता क्या? अच्छा, अब वो उनके जहन में जो वे फॉरवर्ड है या उनके जहन में जो रिकंसिलेशन है या उनके जहन में जो मफामत है, वो अपने आप को डोमिनेट करके है, यानी हम डोमिनेट रहे, बाकी पीछे की तरफ रहे। अब ये लड़ाई है ना जी। जब आप एक ओपन माइंड के साथ डायलॉग और रिकंसिलेशन में नहीं जाएंगे और पहले से आपका एक बड़ा एजेंडा होगा, तो फिर दूसरे का भी तो एजेंडा हो सकता है ना, वो भी तो फिर अपनी बात रेजिस्ट करेगा ना। उसको भी पता है कि जो सख्तियां मैं झेल रहा हूं, इसके नतीजे में मुझे अगर ये बार्गेनिंग करनी है और ये मुझे डील ही करनी है, मुझे बाहर ही निकलना है, तो फिर ये सारी लड़ाई का और मुझे अपने आप को अंदर रखने का और मुझे पर जो कुछ हो रहा है उसका क्या फायदा है, मुझे बताइए ना। तो मुझे ये लगता है कि रिकंसिलेशन के लिए और मफामत के लिए जितने भी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए पहले फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, पहले अपने आप को ओपन एंडेड रखना पड़ेगा और गिव एंड टेक करनी पड़ेगी, दोनों की विन विन पोजीशन बनेगी। ये नहीं हो सकता कि रिकंसिलेशन जो है एक की जीत हो और एक की हार हो, ठीक है ना, एक की शिकस्त के तौर पे देखा जाए और एक को जीत के तौर पे देखा जाए। अगर इस तरह की रिकंसिलेशन है तो उसको रिकंसिलेशन थोड़ी कहते हैं, उसको तो कहते हैं कि ताकतवर ने कमजोर को दबा दिया और कमजोर के ऊपर अपना एजेंडा मुसल्लत कर दिया। कमजोर पहले से कमजोर था, मजीद कमजोर हो गया, उसने आपकी बात मान ली, आपने कहा जी हमारी मफामत हो गई। मफामत तो नहीं हुई, वो तो दिल के अंदर रंजिश है कि उन्होंने मुझे ताकत के जरिए दबाया है। तो मेरा ख्याल है कि जो रिकंसिलेशन चल रही है या जो निगोसिएशन चल रही है, उसके अंदर एक बुनियादी असूल तय कर ले कि हमने एक लेवल प्लेइंग फील्ड निकालनी है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए। और मैं आपको आज बता रहा हूं कि इस वक्त का जो इलेक्शन है वो यकतरफा इलेक्शन है, और यकतरफा इलेक्शन आपने बना दिया है और आपने एक जमात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई है, बाकियों के लिए आपने रास्ते बंद कर दिए। अब आप देखिए ना, निगरान हुकूमतें जो है, ये उनका मैंडेट था कि वो जमानतें भी कैंसिल करे, सजाएं भी मुअत्तल करे, वो निगरान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें, आमिर मीर साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और जो मोहसिन नकवी साहब है वो ये कहें कि जनाब जो भी शरपसंद जलसा करेगा हम उसको इस तरह से कुचल देंगे। हालांकि अदालती फैसले के तहत वो काने के अंदर जलसा हो रहा था। तो इसका मतलब है कि जब आप इस तरह का मॉडल लेके आएंगे जहां आपने अपने मुखालफिन को कुचलना है, उनको दबाना है, उनको मंजर से हटाना है और इस तरह का इलेक्शन करवाएंगे, तो इलेक्शन हो जाएगा, नतीजा भी आ जाएगा। आपको याद है 77 के इलेक्शन भी हो गए थे, हुकूमत भी बन गई थी, उसके नतीजे में फिर मार्शल लॉ आया था। इसी तरीके से आप बाकियों इलेक्शन हो जाते हैं, लेकिन किसने माना 2002 का इलेक्शन, मुझे बताइए पाकिस्तान के अंदर किसने माने पाकिस्तान के अंदर जो बेशतर इलेक्शन फ्रॉड की बुनियाद के ऊपर हुए हैं। तो अगर, और ये जो अब 90s तो नहीं है, अब हम 2023 में खड़े, यहां अगर आप इस तरह का एडवेंचर करेंगे, मुहिमजोई करेंगे, सबको बाहर निकाल कर एक के लिए लाडलापन दिखा रहे हैं, तो फिर आप ये याद रखिए कि इसका नतीजा जो है वो एक और नई महाजराई, नई फसाद, नई लड़ाई की सूरत में आएगा। और ये जो हमारे नवाज शरीफ साहब के साथ जुड़े हुए सिक्काबंद दानिश्वर हजरात है, ये भी कुछ खुदा का खौफ करे और ना उनको नेल्सन मंडेला बनाए, ना उनको कोई मसीहा बनाने की कोशिश करे और ना उनको कोई जमहूरियत की लड़ाई का चैंपियन करार देने की कोशिश करें। वो उनको भी पता है अंदर से कि ये नवाज शरीफ साहब क्या है, कैसे आए हैं, कैसे लाए गए हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि कौम को दोबारा जज्बाती कैफियत में ना लेके जाएं, कौम को असल हकीकत के अंदर रखते हुए कुछ फैसले ऐसे कर लिए जाए
जहां कोई रिकंसिलेशन हो जाए। और ये मैं बार बार आपके प्रोग्रामों में कहता हूं, ये जो तजर्बा हमने नया इख्तियार किया है ना, सूबे बांट दो मुख्तलिफ जमातों के अंदर, और वफाक के अंदर एक कमजोर सी लंगड़ी लूली अपाहिज माजूर किस्म की हुकूमत बना दे जिस पर हमारा कंट्रोल बाकी रहे, यही फसाद की जड़ है। इससे पाकिस्तान में ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, ना इससे पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, ना पाकिस्तान में इससे टेररिज्म और सिक्योरिटी जैसे इश्यूज रिजॉल्व हो सकेंगे। तो इसलिए मेरा अपना ख्याल ये है कि अब वक्त आ गया है कि हम अपनी पॉलिटिकल करेक्शन करें, किसी के हक में और किसी की मुखालफत से बाहर निकले, एक फेयर गेम में आ जाएं। देखिए ना, आप कब तक अपनी गलतियों को कंटिन्यू करेंगे? कहीं तो आपको फुल स्टॉप लगाना है ना सर, कहीं तो अपने आप को रोके ना। और ये देखिए, ये जो मैं 9 मई के बारे में भी कहता हूं, जो शेख रशीद ने तजवीज दी है ना, वो माकूल तजवीज है। उसने कहा जी 9 मई की बात काबिल मुजम्मत, जो कुछ हुआ गलत, अब आगे बढ़े, वे फॉरवर्ड निकालें। इस्टेब्लिशमेंट खुद ये ऐलान करे कि जनाब 9 मई का वाकया जो है वो बहुत बुरा था और ये नहीं होना चाहिए था। जिन लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, हम इनको माफ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये दोबारा रियासती रिट को चैलेंज नहीं करेंगे। और इस तरह से करके आप अपना इमेज दोबारा सॉफ्ट बहाल करें। ये जो हम इस वक्त आगे ना मुकाबले के अंदर, कुचलने के अंदर, दबाने के अंदर, उनकी वफादारियों को तब्दील करने का जो खेल हमने खेला हुआ है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये जिस तरीके से लोगों की वफादारियां तब्दील की जा रही हैं, इससे उनका मसला हल नहीं हो रहा, बल्कि उनका मसला और बिगड़ रहा है। और इसका रिएक्शन एक और तरीके से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ट्रांसलेट हो रहा है, जो अच्छी चीज नहीं है। तो इसलिए मैं फिर आपके प्रोग्राम के अंदर ही उसी बात को इंडोर्स करूंगा कि इस वक्त खुदारा सर जोड़ के एक रिकंसिलेशन को रियल सेंस के अंदर, एक ट्रू सेंस के अंदर, इसे एक वे फॉरवर्ड के कॉन्टेक्स्ट में लेके चले। इसको इस तरह से ना लेके चले कि हमने किसी को नीचे दिखाना है, किसी को दबाना है, और किसी के लिए रास्ता निकालना और किसी के लिए रास्ता बंद करना है। और 1 -1 2 3 ये जो है, ये तजर्बे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हो चुके हैं, ये नहीं होते माइनस। जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उनको आप पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत ही फेल कर सकते हैं, और वो पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत ही कामयाब हो सकते हैं। अगर आप इनके अलावा कोई रास्ता इख्तियार करेंगे तो उससे पाकिस्तान की जमहूरियत का मुकदमा और ज्यादा कमजोर हो जाएगा। और अल्लाह करे कि जिस तरह आपने बात की है इसको सुना जाए, उसके ऊपर अमल भी किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। और दुआ में याद रखिएगा पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआएं, और खास तौर पर पाकिस्तान टीम के लिए भी दुआएं कीजिएगा। पाकिस्तान टीम का भी वही हाल है जो हमारा जी। लेकिन एक पाकिस्तानी टीम के बारे में एक बात मैं कह दूं, ये खबरें आ रही हैं कि इस वक्त 4 ग्रुप्स बने हुए हैं। एक ग्रुप जो है वो जो हमारे बाबर आजम है, एक ग्रुप शाहीन आफरीदी का है, और इसके पीछे जो है वो शाहिद आफरीदी है, जो अपने दामाद को पाकिस्तानी टीम का कप्तान देखना चाहता है। और इसी तरीके से ये जो हमारे ज़का अशरफ साहब आए हैं, इन्होंने भी टीम के अंदर आके बेशुमार ग्रुप बंदियां की हैं। हो सकता है पाकिस्तानी प्लेयरों का परफॉर्मेंस का मामला भी हो, खेल का मामला भी हो, लेकिन ये जो हमने खिलाड़ियों के अंदर जानबूझ के अपने अपने इंटरेस्ट की वजह से तकसीम पैदा की है ना जी, उससे पाकिस्तान की टीम रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही। देखिए ना, यही पाकिस्तानी टीम थी चंद माह पहले, यही बॉलर, यही बैट्समैन, यही फील्डर, नंबर 1 वनडे क्रिकेट में, नंबर 1 नंबर 2 ये T20 के अंदर और टेस्ट मैचों के अंदर। अचानक क्या हुआ है? मैं तो समझता हूं कि ये इस वर्ल्ड कप के बाद इंजमामुल हक अपनी सिलेक्शन कमेटी के ऊपर अपनी मनमानियां, तो ये सारी ग्रुप बंदियां भी पाकिस्तान को लेके बैठी हैं वर्ल्ड कप से पहले, जिसका नतीजा जो है हम पाकिस्तान की शिकस्त के तौर पे देख रहे हैं। और जो अफगानिस्तान के साथ जो मैच हारा है, उसमें जो अफगानिस्तान के खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच रहे हैं, उन्होंने जो पैगाम दिया है कि वो अपनी जीत को जो है उन अफगानियों के नाम करते हैं जिनको पाकिस्तान से बेदखल किया गया है। ये भी एक मैसेज है कि हमारे अफगानिस्तान के साथ या अफगानिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। हालांकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, हमारी सियासी क़यादत ने, हमारी अस्करी क़यादत ने जितना ज्यादा अफगानिस्तान को सपोर्ट किया ना, इसरार साहब, दुनिया की तारीख में ऐसा कोई मुल्क नहीं मिलेगा। लेकिन इतनी सपोर्ट के बावजूद अफगानियों का ये जो रद्द अमल है, ये मेरी समझ से बाहर है। और हमारी सारी सपोर्ट के बावजूद, और हमने बल्कि अपने मुल्क में वो जंग भी आगे अपने अंदर धकेल दी, उसके बावजूद अगर अफगानी ये कहे कि हमारे मसाइल की जड़ जो है वो पाकिस्तान है, तो जरा दुख होता है अफगानियों के ऊपर।
और हमें भी अपनी कोशिश करनी चाहिए कि हमारी पॉलिसीज़ भी ज़रा ठीक रहें, क्योंकि हम लोग जी भी हाँ, उनको बिल्कुल, थोड़ा-सा बिल्कुल। उनको इज़्ज़त दें, उनके साथ एंगेज करें। अभी ये जो पॉलिसी है, मैं समझता हूँ इसके ऊपर भी नज़रसानी करनी चाहिए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर भी हम नेक्स्ट टाइम थोड़ी-सी गुफ्तगू जी, जी, करेंगे सर। कि ये जो पॉलिसी है, वो क्या है। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू योर वेरी टाइम। मच। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम थैंक वालेकुम। यू।